अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी बाकी जो लीडरशिप है जो कि जेल के बाहर मौजूद थी, उनके लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज थी जब 8 मई के हवाले से जीएचक्यू पर हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बहुत देर से फर्द जुर्म टाली जा रही थी, कभी जो है वो अदम हाजिरी की बिना पर, कभी कुछ बहाना बनाकर, कभी कुछ बहाना बनाकर। आज 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, इंक्लूडेड इमरान खान। और उसके बाद अडियाला जेल के बाहर से राजा बशारत और उमर अयूब को, जो कि ऑपोजिशन लीडर थे कुछ रोज पहले तक, उसके बाद वो रिजाइन कर चुके हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये अभी तक सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज है। आखिर गिरफ्तारी और फर्द जुर्म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में जो एहतजाज हुआ है, ये एहतजाज के बाद से एकदम से गिरफ्तारियां, नए मुकदमात, नई गिरफ्तारियां, इमरान खान पर मजीद नए मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनको मजीद जेल में अंदर रखने के लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। तो ये तमाम जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये डी चौक एहतजाज के बाद हुई है। अच्छा, डी चौक पर एहतजाज करने वाले जो कॉल दी थी, वो दी थी इमरान खान की बहन ने, अलीमा खान ने, लेकिन लीड इसको किया है बुशरा बीबी ने। और इसमें जो पार्टी के जो चेयरमैन थे वो मौजूद ही नहीं थे। बाकी वो तमाम लोग तो बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द की राइट लेफ्ट जो नजर आ रहे थे वो लोग, उनको भी अब जेल में डाल दिया गया है, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ फेसेस बाहर थे ना, वो भी जेल के अंदर चले जाएं। लेकिन अलीमा खानम ने अपने भाई से जब गुफ्तगू की है, तो वो क्या मुलाकात की है और उसके बाद मीडिया टॉक में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आपको वो सुनाते हैं। पहले बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है, जैसे पहले कहा जा रहा था ना कि दर्जनों कारकुनान हैं जो कि सारे मामले में शहीद हुए हैं। आज उनकी बहन ने भी यही कहा है कि 12 कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आपने क्यों दिया और एग्जैक्ट 12 ही क्यों दिया। अभी तो लोग ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उनके रिलेटिव्स जेलों में हैं, अगर नहीं है तो कहां गुमशुदा हैं, उनके नाम सामने आएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कार्ड है, जो एक आखिरी कार्ड है, अभी उस बारे में बात ना करें, क्योंकि अभी तो हमें पता चल लेने दें कि क्या कार्ड है, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद से अब तमाम जो ऑपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है, वो तमाम जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं कि अब ये जेल में बैठे बैठे कौन सा कार्ड इनके हिस्से आ गया है। हिसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, आपके पास वैसे तो बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, तो ये अंदर की खबर हमें हमसे भी शेयर करें ना, ये कौन सा कार्ड है जो 2 साल के बाद अचानक इनके हाथ आ गया, उनकी बहन को भी नहीं पता। देखिए जी, जो बानी पीटीआई कह रहे हैं कि उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है, और वो कार्ड तो वो कहते हैं बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन पिछले 2-4 हफ्तों में जो कुछ हुआ, उसने पाकिस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया है। नून लीग बेजाहिर कामयाब हो गई, पीटीआई का वहां से डी चौक से सफाया हो गया, लेकिन कामयाब हो के भी नून लीग उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रही, और इसी के अंदर ही सारी खबरें हैं। और आप मेरा ख्याल है समझ चुकी होंगी कि नून लीग ने वहां से सारे क्राउड को भी फारिग कर दिया गवर्नमेंट ने। बेजाहिर वहां पे कुछ वुज़रा ने बड़ी बढ़के भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट उस तरह से नहीं कर पा रही, और जिन लोगों ने बेजाहिर लूज किया वो गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है एहतजाज से थोड़ी पहले की, और एहतजाज के दिन कुछ वाकयात हुए जो अब तक सामने नहीं आए, और मैं चाहूंगा कि फैसल वाडा साहब क्यों एक्टिव हुए हैं और उस एहतजाज की रात क्या कुछ हुआ, बुशरा बीबी कैसे भागने में कामयाब हुई, और अली अमीन गंडापुर साहब कौन से रास्ते, किस तरह किसकी सहूलतकारी की वजह से वहां पहुंचने में कामयाब हो गए। ये बेज़ाहिर तो बहुत सारी चीजें इसमें हुई, और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और बहुत सारी चीजें शायद ना आ सकें। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें मैं दावे से यह कह सकता हूं कि रजीम चेंज के अंदर एक रजीम चेंज शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी 2025 में वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, और जो आप ये मुलाकातों का सिलसिला देख रहे हैं, बिलावल साहब की मुलाकातें, फैसल वाडा की मुलाकातें, मौलाना की मुलाकातें, कुछ मुलाकातें वो हैं जो आपके सामने कैमरा दिखा रहा है, और कुछ मुलाकातें वो हैं जो दिखाई नहीं जा रही। अच्छा, तो बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। तो इसमें यह है कि ये रजीम चेंज का हिस्सा है जो आने वाला सेटअप है चंद दिनों में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आपको गुड बाय, शायद गुड बाय की शक्ल में नजर आएंगे, और बिलावल साहब उनकी पोजीशन संभालते हुए नजर आएंगे। और इन सारी चीजों का ताल्लुक अडयाला जेल से भी है। एक अहम तरीन बिजनेस मैन ने मुलाकात की है, और
दावा किया जा रहा है कि जरदारी साहब की ब्लेसिंग शामिल है उस शख्सियत को बेचने में, और जो कार्ड है वही बेसिकली कार्ड है जिसको कह रहे हैं बानी पीटीआई के मेरे पास एक कार्ड है। तो वो जरदारी साहब के पास, वो जरदारी साहब के ब्लेसिंग से कुछ आप जाके उनको मिल के आए, और वो आने वाले दिनों में वो जो गुफ्तगू है वो मेच्योर होके एक बड़ी तब्दीली की सूरत में सामने आएगी, और जिसमें हो सकता है पीटीआई के लोगों को रिलीफ मिले और चेयरमैन पीटीआई को भी रिलीफ उसमें मिले, और वो चीजें आगे चल के एक शक्ल इख्तियार करेंगी। अच्छा, दो तीन चीजें बड़ी अहम है कि जो उस दिन ऑपरेशन हुआ, बेजाहिर तो सारी दुनिया कह रही है कि मोहसिन नकवी साहब ने उसको लीड किया। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पीटीआई वर्सेस मोहसिन नकवी और वर्सेस कुछ अदारों को साबित करने की कोशिश की गई। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उस दिन रेंजर्स ने जिस तरह प्रोटेस्टर्स के साथ सलूक किया, पहले जो कैमरे दिखाते रहे, हमारी फौज के लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आए, और उसके बाद कुछ लोगों ने बड़े बारीक तरीके से जुम्मेदारी इदारों के ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्स इसके बिल्कुल ही बरक्स हैं। अच्छा। आखिरी स्टेज के ऊपर यह हुआ कि नकवी साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और एक आला तरीन हुकूमती शख्सियत ने यहां तक कहा कि हमारे खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब को साइडलाइन करके एक और अहम तरीन हुकूमती शख्सियत को यह मिशन सौंपा गया कि वो सारा ऑपरेशन लीड करेंगे, और वो अहम तरीन हुकूमती शख्सियत थी जिसने कहा कि टीम भी मेरी होगी, लोग भी मेरे होंगे, और मैं फिर इस ऑपरेशन को एंड तक पहुंचाऊंगा। और वो जो अहम तरीन शख्सियत थी जो इस्तीफा देने की जिन्होंने धमकी दी, अच्छा, उसी की बेसिकली रजीम चेंज में शायद कुर्बानी हो। ओके, जो ये डी चौक में सब कुछ हुआ, डी चौक में सब तो कुछ हुआ। इतनी और मोहसिन नकवी साहब, अच्छा, हैं। मोहसिन नकवी साहब आपको पता है ना कि काफी दिनों से खामोश हैं। हाँ। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, और फैसल वोडा साहब अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और खबर तो ये भी है कि बुशरा बीबी को बुलेट प्रूफ गाड़ी किसने भिजवाई, सेफ रास्ता किसने दिया, और वो मुनाल वाले रास्ते केपी में दाखिल कैसे हो गए। हाँ। और उनके पीछे ही जो डाले थे, डाले पकड़े गए और वो चुप करके आगे गुजर गए, हरिपुर से क्रॉस करने में कामयाब तो हो गए। ये बेसिकली जो फैसल वोडा साहब जो बात कर रहे हैं ना कि नून लीग खत्म शुदा और फलाना, उसमें बहुत सारी खबरें हैं। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जो वुज़रा बहुत सारा क्रेडिट ले रहे थे बहुत सारी चीजों में, अच्छा, वो इसको शायद सेलिब्रेट ना कर सके, जैसे अब नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको बहुत सारी वजाहतें इसमें और करनी पड़े, और लूजर शक्ल में नजर। मैं इस पर दोबारा आती हूँ। राना साहब, वुड यू अग्री, जो खबरें राहत साहब दे रहे हैं उस पर आते हैं, जो फर्द जुर्म आयद हुई है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिलावल इज गोइंग टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैंने तो मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। अच्छा, वो अभी ट्रक आ रहा है मिठाई का, और वाडा साहब की मदद से ये निकले। भांजा, मेरा भांजा है वो, मुझे तो खुशी होगी कि मेरा भांजा वजीर आजम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेवड़ियां बढ़ती हैं। हाँ। जमहूरियत नामी चीज तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो सिलेक्शन होती है कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है। अच्छा। पाकिस्तान में जमहूरियत तो एक ड्रामा है ना, और ये जो वोट है इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो कार्ड वाली बात हो रही है ना जुल्फ़िकार राहत, स्पोर्ट्स की इस्तिलाह में एक है वाइल्ड कार्ड एंट्री जी। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री ये होती है कि 5 खिलाड़ी एक टूर्नामेंट का हिस्सा ने, अचानक एक छठे की एंट्री हो जाती है, उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है कि आपकी एंट्री है, वो कार्ड आप भी टूर्नामेंट का। इमरान खान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है, ये बिल्कुल ठीक कहता है। तो वो कार्ड क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग तो जरदारी साहब का कोई है बंदा। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग वाडा तो नहीं है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। देखें, अब जुल्फ़िकार राहत के पास अच्छे सोर्स हैं जो इसे अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं चीजों को जर्नलिस्टिक उसमें करता हूं। आज आप हैरान हो जाएंगे सुन के, 7 घंटे मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी, मुशर्रफ जमशेद चीमा, फिर शेख रशीद आए, फिर शाह महमूद कुरैशी आए। मतलब 7 घंटे। एक वक्त ऐसा आया कि फवाद चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा कि यार आज तक गला मुक गया, टाइम नहीं मुकिया, इतना टाइम दिया गया। खान साहब ने मुशर्रफ जमशेद चीमा के सर पे हाथ फेरा, प्यार से खैर खैरियत पूछी, बच्चों की खैरियत पूछी, और उसके बाद मैंने जरा पता किया तो वो कहते कि वो तो इतना डिटरमेंट था, जैसे कोई मसला ही नहीं हुआ, वो कोई बात ही नहीं हुई। कहते हम तो हैरान हो रहे थे उन्हें देख के।
वो बॉडी लैंग्वेज वो सारा कुछ वैसी था जैसे वो क्या कहते हैं यहाँ पे केड़ा कर लाहौर में उनका जमान पार्क में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अब ये सारी चीजों को जरा मैं जुल्फकार अब मैं जुल्फकार राहत की बात से मिला रहा हूं। हाँ। कि 7 घंटे की इजाजत कैसे मिल गई एक ऐसे शख्स इमरान खान को जिसे 20-15 मिनट से ज्यादा किसी से नहीं मिलने दिया जाता। 7 घंटे फवाद चौधरी साहब और ये बाकी सब लोग वहां बैठे उनके साथ बातें करते रहे। अब वहां बैठ के कोई इन्होंने मौसम का हाल तो नहीं किया होगा। फवाद चौधरी साहब इज वेल कनेक्टेड विद पावरफुल कॉरिडोर्स, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कान में कहा होगा। और ये सारा कुछ क्यों हो गया? जुल्फकार राहत की बात को बाय करते हुए मैं कह रहा हूं कि कैसे हो गया कि 7 घंटे इजाजत दे दीजिए, मिलो। जफ्फियां भी डाली, शेख रशीद को जफ्फी डाली, फवाद चौधरी से भी कहा कि, और फिर मैं आप बताऊं कि इमरान खान अपनी मीडिया टीम भी चेंज करने जा रहे हैं। पुराने लोगों की बड़ी तादाद में वापसी होगी, पंछी वापस आ रहे हैं। और ये जो जुल्फकार राहत कह रहे हैं ना, मैं इसे किसी हद तक इस बात को समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक जुमला, ये जो वावडा साहब है ना, इन्होंने एडा ईजी नहीं लेना चाहिए था। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई हवा में भरे हुआ गुब्बारा है जो उछल रहे हैं। भाई उनका कोई वेट है। और ये जो लोग हैं ना, ये वावडा को सही तरह गेज नहीं कर पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं। ये तो बात कल तो आप कह रहे थे कि उनकी बड़ी बातें गलत भी साबित हुई हैं। नहीं, वो ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि उनका बड़ा वेट है। मैं जुल्फकार राहत के खिलाफ कितना बोलता हूं, अगर आज इसने सही बात की तो मैं कह रहा हूं ठीक कह रही है। अच्छा, ठीक है ना, जो बात तो अगर कोई सही कहेगा तो मैं कह दूंगा सही कह रहे। ठीक हो गया। अब ये हुआ ये कि जुल्फकार राहत साहब जो आप बात कह रहे हैं ना, वो कहते हैं ना हमारी बिल्ली हमें वाव वाव, ठीक है, मियाऊ मियाऊ। अच्छा सॉरी हमारी बिल्ली हमें मियाऊ, मैं मिक्स करे, आई एम सॉरी। जी। तो भाई आप इस तरह नहीं हो सकता क्या कार्रवाई आप डालें और इदारों के ऊपर डाल दें। इदारे अड्डे काके मुन्ने नहीं गए। उन्होंने अगर आपको गोद में लेके तेरी मैं गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी गाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोते फ्री हो जाएं। आप कार्रवाई डालें और कहें जी ये तो ऐसे हो गया, नहीं है ऐसा। आज भी आप अगर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस सुने, उसमें आर्मी चीफ साहब का एक जुमला जो मैंने बड़े गौर से सुना, वो कहते हैं कि फौज सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अवाम के साथ खड़ी होती है। अच्छा, ठीक है ना, तो बात तो क्लियर हो रही है, चीजें तो क्लियर हो रही है, देखिए मेरा ख्याल है टॉप लेवल पे। मेरी राज साहब एक सवाल लीजिएगा। मैं अगर आपकी सारी बातें मैं सच मानूं तो फिर इतनी मुलाकातें और ट्रम्प कार्ड भी है उनके पास, और 9 मई में 60 लोगों पर मुकदमा भी हो गया, ये क्या लॉजिक? देखें, ये तो फिर कुछ फेस सेविंग होती है, कुछ चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। आज ही फर्द जुर्म भी आयद हुई और राणा साहब 7 घंटे की मुलाकात भी बता रहे हैं। तो जब 9 से 4 आपको कई सालों की महीनों की तकलीफ जो होती है ना, वो इस तरह के रिलीफ के बाद महसूस नहीं होती। आज जब मुसर्रत जमशेद चीमा मिली होंगी और लीडर ने उनके सर पे हाथ रखा, तो उनकी वो सारी थकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की, एक ट्वीट भी शायद किया कि वो सारी थकन उनकी खत्म हो गई और सारी मुसीबतें वो भूल गई कि मेरे लीडर ने आज मुझे एक्नॉलेज किया। तो इस तरह कहते हैं ना कि सालों की जो तकलीफें होती हैं वो थोड़ी सी खुशी से वो चीजें खत्म भी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब मरहम रखने का वक्त आ गया और टॉप लेवल पे ये रियलाइजेशन हो गई है कि कुछ वो बैगेज और कुछ बोझ उठा के चला जा रहा है। तो रियासत की स्पीड जो है ना, वो बोझ इतना ज्यादा हो गया कि वो स्पीड जरा स्लो है। लेकिन क्या वो कहते हैं कि तेज करनी है तो बोझ लाना पड़ेगा। बाप है सदर, बेटा बन गया प्राइम मिनिस्टर। मैं इसकी तरफ आना चाहूँ। एक तो टॉप लेवल पे रियलाइजेशन है, वोडा साहब जिसकी तरफ बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत के अंदर लोग हैं, इनकी वजह से बहुत सारी रियासत और रियासती इदारों को गालियां पड़ रही हैं। तो ये तनासब जो है ना वो हो गया ज्यादा। मसलन एक अदारे का कसूर भी ना हो तो गालियां भी किसी और की वजह से आपको पड़ रही हो, तो रियलाइजेशन तो होनी चाहिए, सोचना तो चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये तजवीज भी सामने आई है कि अगर बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो प्रेसिडेंट हाउस वालिद साहब जरदारी साहब को खाली करना पड़ेगा और मौलाना साहब का नंबर लग सकता है। इस पे बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू चल पड़ी है और गुफ्तगू मुलाकात में ये हुई है और उन्होंने शर्त रख दी है। अच्छा। और वहां से भी कहा गया है कि ये बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा गया कि फेडरल में अगर मौजूदा हुकूमत नून लीग की नहीं होती, बिलावल साहब आ जाते हैं, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि इसको कम अज कम को 2 साल पूरे करवा दें।
मतलब मरियम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? मरियम का मामला मेरी इतला ये है कि वो चलता रहेगा। अच्छा। और फेडरल में चेंज आएगी और वहां पे बिलावल साहब आएंगे। और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जी, जिसको आप बानी पीटीआई का कार्ड कह लें या सिस्टम को शायद उनकी कुछ जरूरत कह लें या रियलाइजेशन कह लें, वो ये है कि बिलावल साहब चाह रहे हैं या उसके जो हमदर्द हैं, जो वेलविशर हैं, फैसल वडा साहब और मोहसिन नकवी साहब और इस तरह, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पीटीआई की तरफ थोड़ा सा बिलावल साहब की एक्सेप्टेंस तब बनेगी यूथ के अंदर, लोगों के अंदर, कि अगर पीटीआई के साथ मुखालफत जो है उसमें थोड़ी सी कमी आए। तो पीपल्स पार्टी के अंदर से को हाथ बढ़ाया जा रहा है और वहां से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि जो अडयाला तक जाता है और अडयाला से निकल के वो रास्ता कहीं और जाएगा। ठीक। और ये पीपल्स पार्टी इसका सबब बनेगी और ये वो कार्ड है जिसकी बात हो रही है। राहत, जिस तरह राहत साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको क्या लगता है राना साहब कि बिलावल की एक्सेप्टेबिलिटी क्या आएगी यूथ में या बाकी सिस्टम में? और जिस तरीके से अगर मान भी लिया जाए फिलहाल पीपल्स पार्टी कैबिनेट में मौजूद नहीं है, तो क्या नून लीग भी कैबिनेट में नहीं होगी? मतलब ये सब हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं। जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। अच्छा। सबको, उन्हें जिन्होंने ये सब कुछ करना है ना, उन्हें पता है कि काबीना में कौन आ जाएगा, कौन नहीं हो सकता। अगला वजीर दाखिला वावडा साहब खुद हो जाए, कोई पता तो नहीं है किसी बात का। और मोहसिन नकवी साहब जो है पीसीबी तक रहे, उन्हें को और जिम्मेदारी दे दी जाए। वैसे तो वो थक गए, इतनी मेहनत की है उन्होंने, बड़ी मुश्किल से क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है वो थक गए, उन्हें आराम करने का भी वैसे तो पंजाब में वापस आना चाह रहे हैं। और एक और सुन ले मेरी बात जी। एक बात तो खैर अब साबित हो गई ना, क्या? मुखालफिन ने भी मान ली कि इमरान खान 2 साल चट्टान की तरह खड़ा रहा, ना झुका ना बिका, ठीक है, ना उसने माफी मांगी, ना किसी मुल्क को बीच में डाला। अच्छा। ना किसी से रिक्वेस्ट की। और एक वक्त ऐसा आया कि ये बात माननी पड़ी कि इमरान खान को ना तो आप माइनस कर सकते हैं, हाँ। इमरान खान को ना आप साइडलाइन कर सकते हैं और ना इमरान खान को तोड़ सकते हैं। आपने हर मेरा एक सवाल ले ले, तो जो ये कहता था कि मैं इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो आज क्या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को वो तैयार है? ये तो ये कह रहे हैं ना, अभी मिलाया थोड़ी है। नहीं, तैयार इस तरह ठीक नहीं है ना? होगा। पॉलिटिकली रास्ते जब निकाले जाते हैं ना, हाँ। और वो इस तरह नहीं मेरे ख्याल में होगा। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है राणा साहब? बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान हाथ नहीं मिलाएगा, इमरान खान नहीं साथ बैठेगा। आप कुछ भी कर ले, अगर आप ये कहना कि जी हम आपको बाहर निकाल देते हैं, आप बिलावल से हाथ मिला लें, वो तब भी बाहर नहीं आएगा। एक बात आप जहन में रखें कि इमरान खान कर क्या रहा है। क्या? इमरान खान आने वाली सदियों के अंदर जीना चाह रहा है। इस सदी में तो जी लिया जितना जीना था और बड़े हीरोइक जीता है। अब वो अगली सदियों में जीना चाहता है। इमरान खान को एक जिसे कहते हैं ना बहादुर करैक्टर के तौर पे कई सदियों में तक जो है ना निसाबों में पढ़ाया जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है? वो छोटा सौदा नहीं करेगा, वो छोटे सौदे से नहीं बिकेगा। निसाब लिखने वाले फिर इसको हीरो बनाएंगे तो बन जाएगा। वो निसाब 2 होते हैं, एक होता है जो अब लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, जो हम लिख रहे होते हैं डर से, खौफ से, मुफादात के लिए। एक निसाब हिस्ट्री लिखती है जब वो बिल्कुल आजाद हो जाती है। अच्छा। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाते रहे कि वो टोपियां सीखे, औरंगजेब साहब जो थे वो रहते थे, लेकिन फिर तारीख ये भी बताती है कि नहीं भाई, उन्होंने अपने चारों भाइयों की भी गर्दनें उड़वा दी थी, बाप को भी अंधा करके जेल में फेंक दिया था। फिर तारीख सच भी बोलती है, ठीक है? सो इमरान खान, मेरा कहना यह है कि इमरान खान और कोई रास्ता ले ना ले, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाएगा। पूरा नाम बोला करे, खाली औरंगजेब बोल के स्टोरी बता दी है। मुझे जाना है ब्रेक पर। नाजरीन स्टे विद अस, गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसी से जुड़ी मजीद भी खबरें हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक जो तासुर था बहुत अरसे से कि अदलिया शायद डिवाइडेड है, तकसीम का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में बनती नहीं है और उस सब में जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उसके बाद ये मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को आगे लेकर जाया जाता है। लेकिन आज जो खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर की जानिब से जस्टिस याहिया आफरीदी को कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जब तक दरख्वास्तों का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए, ना बुलाया
जाए। तो मतलब एक तरीके से दोबारा से जो ये एक था ना कि अदलिया और जजेस और डिवाइडेड और हर पार्टी का अपना जज है, वो चीज दोबारा से हमें दिखती नजर आ रही है। और दूसरी जानिब जो मौलाना फजलुर रहमान है वो इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, कि कल बिलावल उनको जाकर मिल रहे हैं, आज उनको फैसल वाबडा भी मिल रहे हैं और राना सनाउल्लाह भी जाकर मिल रहे हैं। ये अलग मौलाना साहब खिचड़ी बना रहे हैं। वैसे मौलाना साहब की, वैसे राहत साहब, इस बात से तो मैं भी बहुत फैन हूं कि वो हमेशा जब ऐसा लगता है ना कि मौलाना तमाम के तमाम कार्ड्स अपने शो कर चुके हैं और अब जो है वो मौलाना की दाल नहीं गलने वाली, तमाम पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को उनकी जरूरत जरूर पड़ जाती है। देखिए जी, वो एक बैलेंस पावर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो बड़े मंजे हुए सियासतदान, इसलिए मैं कहता हूं कि वो हालात की जो नब्ज है उसके ऊपर पूरी तरह से उनकी नजर होती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और कहां पे एंट्री डालनी है और कहां पे उसको कैश करवाना है। Yes. और कितना कैश करवाना है। तो बेसिकली पॉलिटिशियन का यही एक तरीका होता है कि वो अपने लिए एक स्पेस किस तरह निकाल सकता है। बाकी इसको मोरालिटी के साथ रिलेट करते हैं तो जाहिर है फिर इमरान खान साहब जैसी बातें आ जाती हैं कि जी हम इस पे नहीं मानते, हम इस पे नहीं मानते, लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। कोई रास्ता बंद करके, दरवाजे बंद करके जिद लगा के नहीं बैठा जाता। लेकिन मैं अगेन उस पे आऊंगा कि उनकी कोई लॉटरी मौलाना साहब की निकलने वाली है, जो कमिटमेंट्स हुई थी। चीजें बहुत सारी आने वाले दिनों में बदलेंगी और बहुत सारी एक नई चीज आपके सामने आएगी। बिलावल साहब अहम होने जा रहे हैं और ये सारी जो बसात बिछाई जा रही है, ये सिस्टम के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है। और जिस पे बिलावल साहब के जो वेलविशर है वो पूरी तरह से एक्टिव है। नई नामजदगियां हो रही हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। और बिलावल साहब की एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर पीटीआई पूरी थ्रिल के साथ उसके ऊपर चढ़ाई करके रखती है तो ये जो लॉन्च है ना, सॉफ्ट लॉन्च, ये प्रॉब्लम का शिकार भी हो सकती है। तो लिहाजा उस लॉन्च को कामयाब करना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है एक मफाहमत का सफर, और वो मफाहमत का सफर भी चल रहा है। हाँ। इमरान खान साहब का होता ही है कि किसी कोई दुनिया का एक निजाम है ना, कोई मर रहा होता है, किसी को जिंदगी मिल रही होती है। जो कारकुन खून दे गए ना वो किसी की जिंदगी है। मैं फैसल वर्डे वाली तुम कहोगे तू भी पकीन हुई शुरू कर दिया, लेकिन ये अल्लाह का भी एक निजाम है। कोई कुर्बानी अगर कोई देता है तो मुझे लगता है कि जो पीटीआई के कारकुनों की कुर्बानी है वो किसी की लाइफ, किसी की जिंदगी भी बन सकती है। और चीजें आने वाले दिनों में चेंज होगी। और फैसल वाडा साहब जो बार बार कह रहे हैं ना कि मैं उनको जो है ना मरने नहीं दूंगा या उस तरफ नहीं जाने दूंगा वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि वो डेंजरस जोन से बाहर आ गए। तो ये अता तारक कह रहे थे कि शहबाज शरीफ की सऊदी वलीयत से मुलाकातें हो रही हैं, औरंगजेब कह रहे थे कि 70% महंगाई कम हो गई है, और फिर वो भी बोले, इसहाक डार भी बोले हैं कि मैं आपको सिर्फ ये सवाल करूंगा राना साहब से भी है कि बेजाहिर तो नून लीग की बड़ी विक्ट्री है ना कि पीटीआई को पीछे धकेल दिया, वहां पे डी चौक साफ हो गया। गवर्नमेंट इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पा रही इतनी बड़ी विक्ट्री को? फैसल वोडा साहब जो बात कर रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? वो बोल क्यों नहीं रहा? इसके अंदर ही सारी कहानी है। देखें, सदा हुक्मरानी जो होती है ना, अल्लाह मियां का एक एहसास है। तो इसी तरह ही जाहिर है मुस्तकिल ये सीटें, मुस्तकिल ये ओहदे नहीं होते। और चीजें आने वाले दिनों में मैं जिस तरह कह रहा हूँ चीजें चेंज हो रही हैं। फैसल वोडा ठीक कह रहे हैं, हो गया। और बहुत सारी चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। जिस तरह आज पीटीआई के अंदर पुराने चेहरे वो सारे के सारे लोग नजर आना शुरू हो गए। शेख रशीद साहब 1.5 साल बाद मिले और फवाद चौधरी साहब भी आए हैं, और ये वो लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, जो रवायती सियासत के वो खिलाड़ी हैं। शेख रशीद साहब तो चिल्ला काट रहे थे, जो रवायती सियासत के वो खिलाड़ी हैं जो सारी चीजों को समझते हैं। और खान साहब, आपको याद है कई के ऊपर क्रॉस ऐसे लगा के बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे। आज वो सारे क्रॉस खत्म करके उन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, उनको बोसे भी दिए हैं और सारा कुछ किया, अब जफ्फियां भी डाली। उनकी बहन कह रही थी कि तुम लोग कहां पर थे जब जरूरत पड़ी है, तो सब इस्तीफे दे के बैठ गए हैं। ये चीमा साहब को उनकी बहन भी कहती रही है। राना साहब ये बताइए, आज आप दोनों कर रहे हैं प्रोग्राम में, मुझे नहीं हम आपको शायद जोर से ऐसे जोर से मारूं कि मेरी तरफ देखें हम आपको मिस कर रहे हैं। चौल खानी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो एमडीएस को बार बार मिल रहे हैं जाके, असल कहानी यही तो नहीं है? ये कहानी है राना साहब के पास। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वावडा साहब एक जुमला कह रहे हैं ना, मैं इमरान खान की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, पहले तो वो अपने आप को क्लियर कर ले।
मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जिसको राखे साइया मार सके ना कोई। फेयर इनफ। ठीक है ना। और वैसे भी वो जो अंदर जेल में बैठा है ना, मौला नु मौलाना ना जे मारे तो मौला नहीं जे मारता। एक तो राणा ठीक है साहब ना? के डायलॉग्स हो। ठीक है। मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि कांवा दे आंखें टगे नहीं मारते होंगे। बड़ा जोर लगाया लोगों ने, खत्म शुद्ध और फला शुद्ध और फला शुद्ध। आज सबके ऊपर खत्म शुद्ध का निशान लग गया। ठीक है ना। आप आज जुल्फकार रात मुंह से कह रहे हैं शहबाज शरीफ खत्म शुद्ध, नवाज शरीफ खत्म शुद्ध, जरदारी खत्म शुद्ध, सिस्टम खत्म शुद्ध। ठीक है। जो बंदा अंदर बैठा हुआ है वो देखो जाके उनकी सीधा सीधा सुलह कर लें। बेहतर यही है कि रास्ता ये बेहतरीन पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये एक बात, मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, हमने उनको बेल आउट पैकेज दे दिया, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या कोई भी हो। ये कब तक ये सिलसिला बंदर बांट कर रहेगा कि हम लोगों बुशरा को। बीबी का नाम भी लेना। मैं बुशरा बीबी पे साबित तो कर दे पहले। आप खाली हवाओं में ना तीर चलाएं। तो कौन सा शहबाज शरीफ पे तो उनपे भी खत्म हो गया। फर्दे जुर्म जब आयद होनी थी वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ का केस भी खत्म, बरी हो गए हैं वो। नहीं, वो बरी हो गए। जिस तरह बरी हुए वो भी हम सबको पता है। ठीक है ना। और जिस तरह ये पिछले 72 घंटों में 46 के पता नहीं 48 मुकदमे बने, वो भी हम सबको पता है कि कैसे बनते। इस निजाम के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? वो यही है कि इस निजाम पे आम आदमी का यकीन खत्म हो चुका है। वो ये समझता है कि ये निजाम सिर्फ ताकतवरों के लिए है। आप शहबाज शरीफ को उठा के बिलावल को बिठा दें, बिलावल को उठा के उसको बिठा दें, तो खत्म कर देना। आइन में से कह दें कि वोट कोई चीज नहीं है, इलेक्शन कोई चीज नहीं है। ठीक है। हाँ, कभी हम शहबाज शरीफ को बिठा देंगे, कभी हम बिलावल को बिठा देंगे। तो फिर आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मत कहें, कोई और नाम इजाद कर दें इसका। ठीक है ना। कोई और नाम रख दे इस सिस्टम का। मैं तो अपने वोट के साथ खड़ा हूं, मैं तो अपनी अवाम के साथ, मैं तो आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि उस शख्स को आप पाकिस्तान के स्टेट का सरबराह बनाए जिसे अवाम ने वोट दिया हो। अगर आप अवाम के वोट के बगैर इन मुलाकातों से, कभी राना सनाउल्लाह मिल रहे हैं, कभी बिलावल साहब मिल रहे हैं, कभी जाके वाउडा साहब मिल रहे हैं, भाई क्यों मिल रहे हो? ये कोई देख पकड़ी है जिसमें तय करना है कि फिजा को 2 पैकेट शॉपर के भर के दे दो, जुल्फकार रात को 5 दे दो, तो सारा मुझे खुर्चन बचे थे पढ़ा देता। मैं अवाम हूं ना, मुझे खुर्चन देंगे आप? नहीं, हम अवाम नहीं है। नहीं, आप तो माशाल्लाह हम भी अवाम है। जो आपके हिस्से में आएगा वो भी अपने राणा साहब को देना है। ठीक हो गया, मेरे 2 पैकेट ताकि भी अवाम आपके। खुश हो जाए। आज सुन ले राणा साहब एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट सुनो। ये जो आप मुझे 2 पैकेट देंगे ना, यकीन करें 1947 से सुनता आ रहा हूं। 2 पैकेट हर बंदा आके कहता था मैं अपने से के 2 पैकेट आपको दूंगा। जी। कल मरियम साहिबा ने कहा आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं एक माँ की तरह। मुझे ये बताएं कि पंजाब में, मैं सब पंजाब की बात कर रहा हूं, जो बच्चे फुटपाथों के ऊपर सिसक रहे हैं वो उनकी कोई मां नहीं है। जो बच्चे इलाज ना मिलने की वजह से मर रहे हैं उनकी कोई और मां है। वो बच्चे, वो बेटियां जो आज गुर्बत के सबब रोड पे आके भीख मांग रही हैं, उनकी कौन मां बनेगा भाई? वो बच्चे जो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और फिर वो या खुदकुशी कर लेते हैं, या नशे का शिकार हो जाते हैं, या वो क्या कहते हैं चोर डाकू बन जाते हैं, उनकी कौन मां बनेगा भाई? हमें कहानियां सुनाते रहते हैं आप रोज। बंदा सिंह के बेटे ने अपनी माँ से कहा मैंने कहानी सुना, कहते तेरा बाहर है नवी कहानी सुनाएगा। मैं ये नई कहानियां सुन चुका हूं बड़ी। ठीक है ना। मैं तो फिर कहूंगा अगर इस तरह का कोई रिजीम चेंज हुई तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करें। ठीक हो गया। ठीक है ना। मैंडेट उनको दे के फिर अगली बात करें। आप मैंडेट वापस करें और उसके बाद आगे जिसको भी लेकर आना है, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया उसी को लेकर आए। राहत साहब, ये जो चीफ जस्टिस को खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर की जानिब से, ये अदलिया में कोई चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि जस्टिस मंसूर को हटाना था 26वीं तरमीम के तहत, क्योंकि वो अगर बन जाते चीफ जस्टिस तो फिर उन्होंने ये 8 फरवरी के इलेक्शंस और ये सारे केस खोल देने थे। तो अब क्या कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए जी, 26वीं तरमीम भी हो गई, जजेस आईनी बेंच भी बन गया, चीफ जस्टिस भी बन गए, और जिन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया और आज उनके आने और जाने की बातें हो रही हैं, तो हर शख्स का जाहिर एक रोल होता है। और जिस तरह हम कहते हैं कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो अखबार सुबह 30 रुपए का होता है वो शाम को 30 रुपए किलो बिक रहा होता है। हाँ। तो ये वो वक्त उनका था जिन्होंने वो सारा रोल प्ले किया। आने वाले टाइम में किसी और का वक्त होगा, वो उसमें रोल प्ले करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर आप कहें कि सारी चीजें तय हो गई हैं और इसी तरह चलती रहेंगी, तो ये अदारे ऐसे नहीं होते। इंसान वहां पे ना, इंसानों की कैफियत होती है, सोच होती है, थिंकिंग होती है, वक्त बदलता है, कैफियत बदलती है, सोच बदलती है, तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं और कुछ लोग वक्ती तौर पे दब भी जाते हैं, लेकिन वो मुनासिब वक्त आने पे अपना काम कर भी देते हैं, दिखा भी देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से छोटे मोटे सरप्राइज आपको इसी तरह के मिलते रहेंगे। अच्छा। और ये चीजें यहाँ पे खत्म नहीं होंगी। नए जजेस की नामजदगियां भी हो रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर भी, और सीनियर कोर्ट्स के अंदर भी जजेस भी नए आएंगे और उसकी लिस्टें विस्टें बन रही हैं। 2-3 जज तो अकबर अली डोगर साहब और एक हैदर अमीन साहब है, वो तो शायद नामजद हो भी गए। रिटायर्ड जजेस है ना? नहीं, ये एक हाई कोर्ट अच्छा, बार वो के वकील प्रेसिडेंट थे। लॉयर्स की जानिब से जो दी गई हैं। तो दो तीन लोगों का तो नाम तो मैंने सुना है कि नामजद कर दिए गए। तो आगे आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे चेहरे कोर्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ रियासत के आर्गन है, मुख्तलिफ रियासत के सेगमेंट हैं। तो वहां से अदलिया भी एक इम्पोर्टेंट तरीन जाहिर है एक अदारा है, और वहां पे मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया या वो नहीं बन सके, तो जाहिर है वो खामोशी से तो नहीं बैठेंगे, अपना रोल प्ले करते रहेंगे। आईनी तौर पे उन्होंने खत लिख दिया। अब ये एक बड़ी खबर है, कल को आने वाले वक्त में जो पॉइंट उन्होंने उठाया, देखिए वो बड़ा बुनियादी पॉइंट है कि अगर उस पर सवालिया निशान लग गया है जुडिशियल कमीशन के ऊपर, तो जब तक वो डिसाइड नहीं होता, फैसला नहीं आता और राय इस पे फाइनल नहीं हो जाती, तब तक इसकी प्रोसीडिंग ही रोक दे। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉ पॉइंट्स पे मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि ये बड़ी रेलेवेंट बात है, इस पे तो फैसला होगा। जो तो मुतनाज़े बन गया तो फिर उसके क्या जजमेंट और क्या बाकी रह जाएगी। 6 दिसंबर का इजलास है, उन्होंने कहा तो उसको मुलतवी करें, और दूसरा फुल कोर्ट बेंच हो जो कि इन दरख्वास्तों की समाअत करे। जस्टिस मंसूर साहब को भी ये पता है कि उनकी इस बात की सुनवाई नहीं होगी। अगर उनकी बात की सुनवाई होनी होती तो फिर उनको उनका रास्ता ही क्यों रोका जाता? ये पाकिस्तान की देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाने के लिए जो उनसे पहले चीफ जस्टिस बनना था, उनको नामालूम वजूहात की बिना पे इस्तीफा देना पड़ गया, और किसी जज ने ये तौफीक नहीं की कि वो प्रूव करे कि ये इस्तीफा क्यों दिया है। नहीं, जस्टिस एजाजुल एहसन की आप बात कर रहे हैं। नामालूम वजूहात उन्होंने लिखा है कि मेरे पे जो इन्वेस्टिगेशन खोल रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और ये वो उन्होंने। अल्लाह आपका भला करे। यानी लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा कि मेरे पास तो वो पता नहीं चीजें हैं, मैं बताऊंगा तो वो मुंह नहीं दिखा सकेंगे, क्यों भाग गए हैं ये। एग्जैक्टली, करप्शन के चार्जेस। ये तो ख्वाजा आसिफ की छोड़े, हमारा रिपोर्टर है अनस गोंदल, उसके पास वो चीजें। ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे अपने दोनों दफा इलेक्शन जीते, ठीक है ना, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी थोड़ी सी कर लें शर्म और दे दें इस्तीफा, ठीक है ना, पार्लियामेंट को छोड़ दें। सबको पता है कि उन्होंने कैसे दोनों दफा कामयाब हुए। खुद मुंह से उन्होंने माना है कि मैंने टैक्स किया कि मैं हार रहा हूं, और जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा ने फिर मुदाखलत करके मुझे जितवाया। तो ख्वाजा आसिफ को मैं कैसे उनकी बात को वेटेज दे दूं? दूसरी बात यह है कि मैं तो देखें, जब आप इस प्रोफेशन में आई थी तो आपने ऑडिशन दिया होगा, ठीक है, ऑडिशन देने वाले एक्सपर्ट्स ने आपको देखा होगा 10,000 चीजें। कोई बंदा इवन ये कि ड्राइवर बनता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, पायलट बनता है, कोई कुछ बनता है। ये जिसने इस पूरे पाकिस्तान को जुडिशरी ने चलाना है, उसे आप वकीलों को उठा के जज बना देते हैं। कोई इम्तहान नहीं उनका, कोई उनकी तरबियत नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट उन्हें आगे बनाए सिर्फ इसलिए कि आप अपने पसंदीदा लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, और फिर जब वो जज बन जाते हैं तो जब आप मुसीबत में होते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा। इससे बड़ी और रिश्वत क्या होगी? इससे बड़ी नहीं। आज मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि एहसन भोन साहब जो है, हाँ, वो वकील ही थे ना जी, ठीक है ना, माशाल्लाह सदर भी रहे हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार के जज, और आज वो किसके साथ खड़े हैं? इस तरह और बहुत सारे लोग जो हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आमिर खान ग्रुप भी तो फिर किसके साथ खड़ा है? वो खड़ा हो भाड़ में जाए, मैं मुझे किसी ग्रुप से क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप वकील को जज बनाते हैं, आप कोई एक प्रोसेस क्यों नहीं अडॉप्ट करते? कोई एक इम्तहान क्यों नहीं लेते कि ये उन चीजों पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता? ठीक हो, इसके क्वालिफिकेशन उतनी बनती है कि नहीं बनती है? कि अगर स्कूल टीचर या सिपाही के लिए एक तरीकाकार मौजूद है, तो व्हाई नॉट फॉर द जज के लिए तो इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है लोगों की,
उसकी बेस के ऊपर अगर आप सिलेक्ट करें फलाने का चैम्बर है फलाने का तो फिर ऐसे ही होगा। एब्सोल्युटली उसका विंग है। पहले होते थे वकला और उनमें इत्तेहाद होता था, लेकिन अब है विंग्स कि ये इस पार्टी का लॉयर है और ये इस पार्टी का लॉयर है, और फिर उस हिसाब से पार्टी फंडिंग भी करती है और फिर उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भारत ने क्या जवाब दिया है आईसीसी को और पाकिस्तान को? क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा क्लियर कट एक पैगाम दिया गया था पीसीबी की जानिब से कि अगर इंडिया को क्रिकेट खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आईसीसी का ये टूर्नामेंट है पाकिस्तान में होगा, तो वो हम उन्हें पूरी की पूरी सिक्योरिटी देंगे, वो यहां पर आए और खेलें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बाकी टीम्स आ रही हैं वो महफूज हैं, सिर्फ एक इंडिया की टीम है जो कि गैर महफूज है। और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर कट ये पैगाम दिया था। अब जे शाह बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन और हाइब्रिड मॉडल जो दिया गया था अब उस पर ये आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान मानने से इनकारी था, लेकिन अब इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान भी मान चुका है आईसीसी की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए ये चीज लॉक हो गई है कि ना तो पाकिस्तानी टीम इंडिया जाएगी, ना इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आकर खेलेंगे, और एक न्यूट्रल वेन्यू पर 3 साल के लिए खेला जाएगा। राज साहब, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईसीसी है और ये जो है वो बाइस बॉडी है और ये लेकर आएगी इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एंड मनमानी तो इंडियन प्लेयर्स ने ही की, इंडियन बॉडी ने ही की अपनी। देखिए जी, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आईसीसी के अंदर इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और अब तो प्रेसिडेंट जो उसका हेड है वो भी इंडिया से आ गया। पहले भी इंडियंस वहां पे ऑफिशियल्स थे बड़ी सीनियर पोजीशन पे, और इस पे मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्टैंड लिया और हमें हौसला हुआ कि हुकूमत इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और करनी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि ये पूरी दुनिया के अंदर भारत ये पैगाम देना चाहता है कि पाकिस्तान गैर महफूज है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती, मैचेस नहीं हो सकते। अभी कल की बात है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कॉन्फ्रेंस, जिसमें 9 प्राइम मिनिस्टर थे, जिसमें हजारों की तादाद में डेलीगेट्स थे, कुछ 900 के लगभग जर्नलिस्ट थे पूरी दुनिया से, और वो सारे के सारे लोग महफूज तरीके से यहाँ पे रहे, यहाँ पे उन्होंने अपना काम किया और वापस चले गए। तो इंडिया प्रोपेगेट बेसिकली करना चाह रहा है पाकिस्तान के हवाले से, एक मुखासमत शुरू से इंडिया को है, आपको पता ही है। तो इस पे मोहसिन नकवी साहब तो एक बड़ा आइडियल सिचुएशन थी, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, पीसीबी के चेयरमैन भी थे, सिक्योरिटी भी उनके अंडर थी और सारी चीजों का इंतजाम भी कर सकते थे। पहले बहुत सारे मामले पे बहुत सारे शिकवे होते पीसीबी को होते थे कि ये मामला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब तो बराह रास्त उन्होंने ऑर्डर करना था, और फिर उन्होंने कोई होटल्स भी बनाने शुरू कर दिए उस प्रेमिसेस के अंदर ही, ताकि वहां पे टीमें रहें और वहां पे हो, ये मसला ही खत्म हो जाए। तो इंडिया मेरे ख्याल में इसको प्रोपेगेट करने में कामयाब हो गया। अभी तक तो आईसीसी का इजलास और ये दुबई का जो वेन्यू फाइनल हो रहा है, तो इसमें जाहिर एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा, और पाकिस्तान को जो घर के अंदर होम ग्राउंड के ऊपर जो एच मिल सकता था वो शायद दुबई के अंदर उस तरह ना मिले। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, मतलब हम सब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स आएंगे, एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा और बड़ा मजा आएगा। मतलब कजाफी के अंदर अगर ये दोनों टीम्स आपस में खेलती हैं तो एक बड़ा एक फ्रेंडली और एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आना था दोनों गवर्नमेंट्स की जानिब से। अभी भारत का मॉडल, पाकिस्तान ने फिलहाल तो ये कहा है कि हम नहीं मान रहे और आईसीसी का इजलास मौखर हो गया, बट इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान मान चुका है। तो आपको क्या लगता है मोहसिन नकवी आसानी से मान जाएंगे, डट जाएंगे? कहते हैं पंजाबी के डाडे थे ना सत्ते भी सो होता है, ठीक है ना? सत्ते भी समझाओ की जो ताकतवर होता है ना, हाँ, वो जो जैसे चाहे कर सकते, ठीक है, अपनी मनवा सकता है। इंडियन बोर्ड हमसे बहुत ताकतवर, इंडियन क्रिकेट टीम हमसे बहुत ताकतवर, उनकी लॉबी हमसे बहुत ताकतवर, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक टूटा फूटा सा क्रिकेट का निजाम, जिसमें किसी लड़के को वो नहीं है। एक खिलाड़ी हमारा वो खब्बे हाथ से जो खेलता है, जो बड़े अच्छे छक्के मारता था, एक ट्वीट किया, आपने उसे बाहर बिठा दिया, ठीक है, और उसके बाद उस पर अभी तक क्रिकेट के दरवाजे आपने बंद किया, पता नहीं उसे मौका मिलता है। जिस क्रिकेट टीम के अंदर सियासत ऊपर बैठे हुए लोग कर रहे हो, ठीक है, वो उस टीम को पनपनी ना दे रहे हो, अच्छा, ठीक है। फिर एक बात और, मोहसिन नकवी साहब को एक बात समझनी चाहिए कि आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर इन नन। आपने
वजारत या दाखिला ले लेते या आप पीसीबी ले लेते। दो इतने इंपॉर्टेंट वो थे। क्रिकेट हमारे लिए भी एक जिसे कहना चाहिए ना, हमारा इश्क है। और पाकिस्तानी के पास खुश होने के कौन से मौके हैं? एक यही क्रिकेट, या कभी कभी हम जीत जाते, जरा मौजे कर लेते। आज तो हम जिम्बाब्वे से ठीक है, वो जिम्बाब्वे से तो चले माशाल्लाह, हम जब मर्जी खिला रहे हैं, मैं और जुल्फकार भी जीत जाएंगे, अड़ी कड़ी गाली। लेकिन हाँ, हमारी टीम तो हार गई है ना। अच्छा, हार गए आज वैसे, लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं फिक्र वापस ले ले, वापस ले ले। नहीं, हम सीरीज जीत अंडर एस्टिमेट कर गए, हम सीरीज जीत चुके हैं। उसके बाद मुंडे ठंडे पै गए। देखिए, असल चीज जो है ना, वो ये कि चादर देख के पांव फैलाना चाहिए। अच्छा, हमें अगर इंडिया से दो चीजें होती हैं, या आप अपने गैरत के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, या आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर आपको अपनी गैरत की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं क्रिकेट का मेरा जुनून है। मेरा बड़ा भाई क्रिकेट का जो टॉप 5 एनालिस्ट है उनमें से एक है। हमारे घर में क्रिकेट जो है ना एक इश्क के तौर पे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की इज्जत की बात है ना, खुदा की कसम मैं 100 दफा क्रिकेट कुर्बान कर दूंगा। मैं जूते के नोक पे रखूंगा ये T20 टूर्नामेंट और वट एवर दे आर। ठीक है ना, मेरी इज्जत, मेरी जो पाकिस्तान की बतौर पाकिस्तानी वो है, हमको काड़े इंडिया के, हमको आईसीसी के काड़े। खुदा की कसम हम उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं क्रिकेट के अंदर। क्या नहीं जीता हमने, लेकिन आप दिल तो गुर्दा पैदा करें यार। कहेंगे भाई ठीक है, फिर अगर ऐसा तो फिर ऐसे ही सही, हम भी बाइकआउट कर दें ना, आईसीसी आपके पैरों में गिर पड़े तो मुझे कहिएगा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता आके इंडिया की हर बात ही मान लेंगे तो इंडिया मनवा लेगा। और जय शाह क्या है, जय शाह को आप अभी भेजें, को डाला शाला उठा के लाएं इधर, लाके उसको जरा थोड़ा सा आशात फेरे, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। टिकट निकालेंगे। और नकवी साहब तो उसके मास्टर है। ये ले जी, देख ले जी, बात डालो तक पहुंच गई है तो फिर सुलह ही कर ले। राहत साहब, वैसे राणा साहब इतने जज्बाती हो गए हैं, हम तो जिम्बाब्वे से हार गए हैं, तो इंडियन प्लेयर्स ने तो मार मार के हमारा धुआं निकाल देना था। हारना तो हमने उनसे फिर भी है, हमने कौन सा इंडिया से मैच जीत जाना है। मेरा ख्याल है कि जब इज्जत गैरत का मामला आप लेंगे खेल के अंदर, तो जाहिर है फिर उसमें ये चीजें होंगी। वो कहेंगे बड़ा शौक था हमसे खेलने का, खेला तो जा नहीं रहा। गैरत से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म का है। हाँ। जब तक आप अपनी टीम को प्रोफेशनलिज्म पे नहीं लेके आते, इनको ग्रूम नहीं करते, तरबियत नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते, और उस तरह चीजें लेके नहीं चलते, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट ऐसे ही होगा, तो मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फोकस करना चाहिए, खिलाड़ियों को भी और मैनेजमेंट को भी। अच्छा। लेकिन इंडिया की जहां तक बात है, ये इस पे हमें खड़े रहना चाहिए और इस पे कोशिश करनी चाहिए कि बात मनवाएं, क्योंकि इंडियन कौम भी चाहती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया जाए, और पाकिस्तानी कौम चाहती है कि वो इधर आए, कौम के अंदर और मुल्क के अंदर खेलें। अच्छी बात है, खेलें। हमें तो चाहिए है कि हम वेलकम करें उन्हें, और बाद में हम ही अपने खिलाड़ियों को कहेंगे कि तुमसे खेला नहीं गया। मुझे तो वो टाइम याद आ रहा है जब हम अपने ही लोगों को जलील कर रहे होंगे कि खेल क्यों नहीं दे। मुझे क्रिकेट से हटके एक बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम की क्लोजिंग उसी पर हो जो सहाफियों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये डी चौक वाले मुकदमे में जो सारा कुछ हुआ, मिस रिपोर्टिंग पर, कल की ये परसों हमने खबर की थी 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये मतलब हम कोई अब खबर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। चले डी चौक की तो समझ आती है, डाइजेस्ट हो जाता है कि इस वक्त में अगर पाकिस्तान में अदाकारा नरगिस की दरखास्त के ऊपर साइबर क्राइम वालों ने साफियों पे पर्चे करने, शिराज निसार और बाकी 7-8 लोगों पे, तो वह फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, मैं नरगिस की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन नरगिस की अगर इतनी वैल्यू है कि वो साइबर क्राइम वाले उसके कहने के ऊपर करें, तो भाई वो जो लोग दरखास्तें लेके फिर इंसाफ के लिए वो कहां जाएंगे? सारे तो नरगिस नहीं है जेड़े नेड़े आ गादे रहेंगे। लेकिन राणा साहब इसमें ये है कि वो हमारे भी बरखुदार हैं। पहली चीज तो यह है कि साफियों के खिलाफ इस तरह होना नहीं चाहिए। न्यूज वन ने भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग इस केस पे की है, नरगिस वाले इशू पे। हमारे जो ब्यूरो चीफ है यूनुस बाट, उन्होंने बहुत बैलेंस्ड और बड़ी इंफॉर्मेटिव रिपोर्टिंग की है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन क्या कह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप जब आजादी सहाफत की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी का अंसर भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, मतलब आप पूरे उसको कंफर्म करें, जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक खबर को ब्रेक ना करें। लेकिन इस तरीके से सजाएं दे देना, जुर्माने कर देना, इतनी तो तनख्वाही नहीं होती जितना आपने जुर्माना डाल दिया है। पता नहीं कितने सालों में ये 5-10 लाख इकट्ठे करेंगे और उसके बाद जाके ये फाइन भरेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।